या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी माँ शारदा के चरणों में हम प्रार्थना करके आज का विद्या का ज्ञान प्राप्त करने की अभिक्रिया शुरू करते हैं। कक्षा 8 तक हमारी जो कक्षाएं थी वो सब प्राइमरी स्टेज था, हालांकि उसको प्राथमिक कक्षा कहा जाता है। आज जब आप 9वीं कक्षा में आए हो तो उसे हम माध्यमिक कक्षा कहते हैं। 1 से 8 कक्षा आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपका बेस है। आपके बेस के अंदर आपके 1 से 8 कक्षा तक के गुरुजनों ने बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान किया है। आपको उंगली और हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलना सिखाने का काम आदरणीय प्राइमरी गुरुजनों ने किया है। पहले तो मैं उसको वंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने आपको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, बोलना सिखाया और बहुत प्राइमरी ज्ञान आपके अंदर भर दिया। अब उससे 2 स्टेप आगे ले जाने का कार्य उन्होंने हमें सौंप दिया है, इसलिए हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा। कक्षा 9 और 10 ये दोनों कक्षा माध्यमिक कक्षा कही जाती है और इन माध्यमिक कक्षा में आपने सेंट आर.टी. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल को चुनकर एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हर साल रिजल्ट के तौर पर कितने हम आगे हैं वो आप रिजल्ट में ही देख सकते हैं। हमारी एक स्कूल ही ऐसी है जहां पर 9वीं और 10वीं कक्षा के अंदर विज्ञान का जो टॉपिक्स है वो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाता है। यानी हमारे यहाँ कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंदर प्रैक्टिकल का शैक्षणिक कार्य होता है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कक्षा 9 माध्यमिक में आती है, इसलिए आज तक हमने जो प्रश्नों के उत्तर लिखे उसको अब आगे डिटेल्स में हमें लिखना है, लेकिन उसको लिखने की मेथड जो है, जिसे हम पद्धति कहते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है, थोड़ा अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, जिसके लिए आपने जो प्राइमरी नॉलेज प्राप्त किया है वो बहुत फायदेमंद रहेगा। कक्षा 9 हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि कक्षा 9 के बाद आप कक्षा 10 में जाओगे, उसके अंदर बोर्ड की एग्जाम आएगी, जिसके अंदर आप जितने अच्छे नंबर लाओगे उतनी अच्छी कैरियर बनाने में आपको वो सहायक बनेगा। 10वीं कक्षा के अंदर बोर्ड की एग्जाम में अच्छे नंबर लाना हो तो 1 साल में हम कभी नहीं ला सकते, इसलिए उसका प्राइमरी स्टेज कक्षा 9 है। इसलिए कक्षा 9 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। और ऐसी कक्षा 9 के अंदर अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से हालांकि स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने का एक छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, जो भी टॉपिक समझा जाए वो आप आराम से सुनिए, उसको ग्रहण कीजिए और उसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, उन्हीं के माध्यम से हम आपको उसका उत्तर देंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए। विज्ञान की बात में करो तो विज्ञान के अंदर जो टॉपिक चलेंगे वो सभी टॉपिक्स मैं यहाँ बोर्ड पर लिख के समझाऊंगा। फिर बाद में वो टॉपिक आपको एक नोट्स बनाना है या तो चौपड़ा, वो चौपड़े के अंदर वो टॉपिक मुद्दे के अनुसार यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। और जब दूसरा लेक्चर आए उससे पहले
आगे वाले जो लेक्चर में चला है वो अपने को अच्छे से तैयार कर देना, प्रिपेयर कर देना है, ताकि हमारा रिजल्ट जो है पहले से ही बेटर बन सके। इसी तरीके से हमें अभ्यास में थोड़ा आगे बढ़ना है। फिर से एक बार शेख आरटी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल की ओर से विज्ञान शिक्षक में प्रकाश पटेल विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आप उससे अच्छी तरह से और भली भांति परिचित तो है ही कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ दिखाई देते हैं। इन सभी पदार्थों की आकृति, उसका आकार एवं उसकी बनावट अलग अलग है। इसी वजह से हर एक पदार्थ को हमने अलग अलग नाम दिया है। किसी का रंग अलग है, किसी का आकार अलग है, किसी की आकृति अलग है, किसी की बनावट परिवर्तित हुई है, अलग अलग पदार्थ है। इसीलिए उन सभी पदार्थ के बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर अध्ययन करना शुरू करेंगे। बहुत साल पहले जब पदार्थ की यानी कि किसी यानी सभी आसपास दिखाई देने वाली चीज की हमारे पास जानकारी नहीं थी, तब उन समय के साइंटिस्ट इतना कहते थे कि हमारे आसपास जितने भी चीज दिखाई देती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो सभी पदार्थ की बनी होती है। हमारे आसपास जितनी भी चीज हमें दिखाई देती है वो सभी पदार्थ की बनी होती है। ये पुराना ख्यालात थे। जब तक हमारे पास साइंस का कोई ठोस नॉलेज नहीं था तब तक के हम ये बात कर रहे हैं। यानी कि विश्व की प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी होती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी है। ये पुराने विचार था। विश्व की प्रत्येक वस्तु पदार्थ की बनी है, ये पुरानी बात है। हमारे आसपास जितने भी चीज हम देखे हैं सभी वस्तु पदार्थ की बनी होती है। हम किसी भी चीज को हम थोड़ा सा याद कर ले, जैसे कि हम श्वास लेते हैं तो हवा हमारे शरीर में जाती है, वो हवा। हम भोजन करते हैं तो भोजन जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं या तो हम बनाते हैं, वो भोजन पत्थर, बादल, तारे, चौक, डस्टर, ये अपना बोर्ड, ये पंखा, ये ट्यूबलाइट, ये बेंचेस, ये सभी पदार्थ हो गए। ये सभी की सभी चीज पदार्थ से बनी होती है। ये हमारा साइंस पुराने तरीके से कह सकता था। विश्व की सभी चीज पदार्थ से बनी होती है। अब पदार्थ क्या होता है, तो ये जो सभी वस्तु होती है वो वस्तु का द्रव्यमान होता है। विश्व की सभी वस्तु का द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरती है। सभी वस्तु का द्रव्यमान होता है और वे कुछ स्थान घेरती है।
विश्व की सभी वस्तु का कोई चौकस द्रव्यमान होता है फिक्स, और वो स्थान घेरती है। हालांकि ये चौक है, ये चौक की बात करूं तो चौक का निश्चित द्रव्यमान होता है, और वो जहां पर मैं उसको रख दूं वहां पर उतना स्थान अपना बना लेता है, यानी कि अपना कुछ स्थान घेरती है। फिलहाल उतनी माहिती हमारे पास थी, समय चलता गया, वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे खोज करने की शुरुआत की। तो हमारा भारतीय शास्त्र में प्राचीन समय से यह कहा जाता है कि प्रत्येक पदार्थ पंच तत्व से बना होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ पंच तत्व का बना होता है। पंच तत्व यहां पर शब्द सुनिएगा जरा। पंच यानी कितना होता है? 5। हमारे यहाँ कभी कभार कोई अच्छी धार्मिक विधियां होती है, यज्ञ वगैरह, लग्न प्रसंग वगैरह या सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह वगैरह, तो जो ब्राह्मण हमें कुछ पढ़ाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, तो उसके अंदर वो बोलते हैं कि विश्व की प्रत्येक पदार्थ यानी मनुष्य का शरीर भी पंच महाभूत तत्व से बना होता है, और ये जब शरीर या तो विश्व का कोई भी पदार्थ मिट जाता है तो वो पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। यानी कि मनुष्य का देह को जलाया जाता है तो वो जो नश्वर देह होता है वो पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। ऐसा हमारा भारतीय शास्त्र भी कहता है, जो आज विज्ञान स्वीकार करता है कि बात सही है। चलो, अब पंच तत्व से बना है, तो पंच तत्व क्या है? तो वायु, दूसरा आएगा पृथ्वी, तीसरा आएगा अग्नि, जल और आकाश। भारतीय वैज्ञानिक यानी कि भारतीय ऋषि मुनि भी ये तो मानते ही थे, लेकिन यूनानी वैज्ञानिकों ने भी यही स्वीकार किया कि विश्व के सभी चीज पदार्थ से बनी होती है, और वो ज्यादातर यही पंच तत्व से ही बनी होती है। फिर आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन सभी पदार्थ का भौतिक गुणधर्म एवं उसके रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन किया, और भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत करने की शुरुआत की। ऐसे द्रव्यमान आधारित पदार्थ की संरचना हमें मिलने लगी। तो पदार्थ क्या होता है? तो उससे लिए पहले आता है कि पदार्थ कणों को मिलकर बनाया जाता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण जब मिलते हैं तो उनमें से पदार्थ बनता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलते हैं, वो कण मिलकर उनमें से कोई निश्चित पदार्थ का निर्माण होता है। वो बात हम मान सकते हैं। जब पदार्थ के बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं थी, तब साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के दो ग्रुप बन गए थे। दोनों ग्रुप की विचारधारा अलग अलग हो गई थी।
वो दोनों अलग अलग बात कहना चाहते। एक विचारधारा ऐसी थी कि ये जो विश्व के सभी पदार्थ होते हैं वो लकड़ी की टुकड़े की तरह सतत होते हैं। हालांकि अपना ये लकड़ी का टुकड़ा है तो पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत यानी कांस्टेंट होता है। पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। एक विचारधारा यानी वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ये कहना चाहता था, लेकिन दूसरे ग्रुप की विचारधारा कुछ अलग है, यानी दूसरी विचारधारा कुछ अलग कहना चाहती। कौन सही है वो भी हम आगे देखते हैं। हालांकि ये चौक है, उसको मैं टुकड़े करते जाऊं तो छोटे छोटे कणों में बट जाएगा, है कि नहीं। अब छोटे कण की बात करें तो हमारे घर की जो दीवार होती है उसके अंदर रेत के कण होते हैं, उसको सीमेंट के साथ मिक्स करके दीवार बनाई जाती है। तो वो जो द्रव्य यानी कि पदार्थ जो होता है वो पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ रेत की कणों की तरह मिलकर बने। दो विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा लकड़ी के टुकड़े की तरह, दूसरी विचारधारा थी कि रेत की कणों की तरह छोटे छोटे कण बहुत सारे इकट्ठे होते तो उनमें से पदार्थ बनता है। ये दो विचारधारा वैज्ञानिकों की थी। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमें यहाँ किताब के अंदर एक क्रियाकलाप बताया गया है कि आप एक गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी लीजिए, इस पानी के अंदर आप थोड़ा सा नमक या तो शर्करा डालिए। सिंपल सा उदाहरण है, मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ। हालांकि हमने एक पात्र पसंद किया है, बीकर बोलते हैं जिस इंग्लिश में। उसके अंदर मैंने पानी भर दिया है। तो स्वाभाविक तौर से कह सकते हैं कि उसके अंदर पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, यानी कि पानी भी कणों से बना होता है। तो इस पात्र के अंदर हमें पानी के कण दिखाई देंगे। मैंने ये पानी के कण बता दिए। चलो, पानी का सूत्र 8वीं कक्षा तक आप बार बार लिखते आए। इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं और उसका सूत्र क्या बनेगा, H2O, यानी कि ये क्या हो गए, पानी के कण। अब इस पानी के अंदर हमें क्या डालना है, तो ज्यादातर हमें नमक या तो शर्करा डालनी है।
आप तो जानते हैं कि नमक और शर्करा दोनों पानी में घुलनशील है। विलयन को थोड़ी देर तक हम अच्छे से हिला देते हैं, फिर आप साइड में से देखो तो उसके अंदर आपको शर्करा यानी कि चीनी डाली हो तो चीनी, गुड़ डाला तो गुड़ वगैरह, शर्करा या तो नमक के कण दिखाई देते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है कि पानी के कण जो होते हैं उसके बीच क्या होती है? थोड़ी सी जगह। आप देखते यहाँ पर बीच में थोड़ी जगह होती है। इन जगह के अंदर जब हमने नमक या तो फिर शर्करा डाला तो वो अच्छे उसके अंदर अच्छे तरह घुल जाती है। इसीलिए द्रव्य के कण यानी कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक दूसरे में मिश्र हो सकते हैं। क्रियाकलाप 1.2 के अंदर यही बात हमें समझाई गई है कि एक छोटा सा पात्र लो, उसके अंदर पानी भर दो, बाद में उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो। इसका सूत्र किताब में नहीं बताया गया, लेकिन आप लिख सकते हो कि KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं तो पानी के कणों के बीच वाली जो जगह होती है उसके बीच पोटेशियम परमैंगनेट के कण घुल जाते हैं। ये पिंक कलर के जो हम बता रहे हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट के कण हैं। पानी के कणों के बीच पोटेशियम परमैंगनेट का कण मिश्र हो जाता है। तो पानी के कणों के बीच पोटेशियम परमैंगनेट के कण अच्छी तरह से घुल जाते हैं। यानी कि इस बात के अंदर हमें आगे थोड़ा चलना है कि 100 ml पानी लिया है, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो पानी जो है उसका रंग बदल जाएगा, पिंक जैसा हो जाएगा। 100 ml पानी में से अब रंगीन पानी था, उसमें से 10 ml पानी निकाल देना है, उसको बाकी 100 ml पानी के अंदर डालना है तो रंग थोड़ा हल्का हो जाएगा। उनमें से 10 निकाल लो, दूसरे पानी में डालो और हल्का हो जाएगा। ऐसे 5, 7 या 8 बार आपको करना है तो लास्ट तक रंग हल्का होता जाएगा, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से पानी का पिंक लाइट कलर तो आपको मिलेगा ही। इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। सूक्ष्म यानी बहुत छोटे, आंखों से न दिखाई दे उसे सूक्ष्म कण कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में
पोटेशियम परमैंगनेट के ही कई सूक्ष्म कण होते हैं। जैसे कि ये चौक लेते हैं, उसका टुकड़ा कर दो तो वो छोटा बन जाएगा, और टुकड़ा करो तो और छोटा, ऐसे टुकड़ा करते जाओ एकदम छोटी छोटी डस्ट बन जाती है, एकदम छोटी डस्ट बन जाती है, उससे भी हम कण कहते हैं। यानी कि ये जो कण होते हैं वो छोटे छोटे कण में विभाजित होते रहते हैं। ये जो कण होते हैं और छोटे कण में विभाजित होते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ तो एकदम बारीक डस्ट बन जाती है ना। वो जो बारीक डस्ट बन जाती है वो बड़े पदार्थ का छोटे कणों में रूपांतर होने की वजह से बनता है। यहाँ पर अब पानी के अंदर जब पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट या डेटॉल डालो या फिर शर्करा डालो या नमक डालो तो वो पानी में घुल क्यों जाता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर मिश्र क्यों होता है? तो उसकी वजह यह है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। हमने अभी पात्र के अंदर पानी डाला था, ये ब्लू कलर के पानी के कण है, वो कण एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, उसके बीच रिक्त स्थान है। उसके अंदर जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो बीच वाले रिक्त स्थानों के बीच में कौन आ गया? पोटेशियम परमैंगनेट, शर्करा, नमक चुप गया, इसीलिए वो अच्छे तरह से उसके अंदर घुल जाते हैं। यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, इसलिए एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के रिक्त स्थानों के बीच में समावेशित हो जाते हैं। इसलिए एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। और इसी वजह से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर मिश्र हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ के कणों के बीच की जगह और पदार्थ के कणों यानी पदार्थ किन चीज से बने होते हैं उसकी प्राइमरी यानी कि बेसिकल इंस्ट्रक्शन आज के हमने इस चैप्टर के अंदर ली है। आगे वाले चैप्टर में हम क्वेश्चन वाइज उसका आंसर कैसे लिखते हैं उसके टॉपिक के अनुसार आगे आगे चलते जाएंगे। किताब में जो क्रियाकलाप बताए गए हैं वो भी हम साथ ही साथ समझते जाएंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जैसे अन्य बच्चे भी हैं जो कक्षा 8 से 9 में जा रहे हैं उसको भी आप शेठ आर.के. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल का नाम आप रिकमेंड कर सकते हैं। फिर से एक बार लाइक
सब्सक्राइब और एक छोटी सी घंटी है टन टना टन टन बजा देना है, ताकि आप भी जाग जाए, लोगों को भी जगा सके और बोल सके कि हमारा अध्ययन का कार्य शुरू हुआ है। थैंक यू एंड नमस्कार।